U83 हिंदी। हुआ को अभी भी कुछ असहजता महसूस हो रही थी जब उसके साथी शिष्यों के एक समूह ने उससे जूनियर ब्रदर कहा, जिनमें से कुछ उसकी ही उम्र के थे, अन्य 1 या 2 साल बड़े थे तथा कुछ तो उससे काफी बड़े दिखाई दे रहे थे। ये शिष्य उन्हें अजीब तरीके से जूनियर ब्रदर कहकर बुलाते थे, मानो उन्हें शर्म आ रही हो, और वे मच्छरों की तरह धीमी आवाज में ऐसा कहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी बात सुन न ली जाए। लेकिन यह एल्डर मास्टर जून का इरादा था। एल्डर मास्टर शुन, जो महान गुण और सम्मान के व्यक्ति थे, के पास ऐसे शब्द थे कि आंतरिक द्वार के कुछ सच्चे संचरण एल्डर भी उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकते थे। इन नए प्रवेशित आउटर गेट शिष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि दोहराव के साथ परिचितता भी आ गई। उसे कई बार ऐसा कहने के बाद उन्हें इसकी आदत हो गई। जितना अधिक वे इसे कहते, उतना ही अधिक धारा प्रवाह होते जाते। लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर अभी भी नाराज थे। कभी कभी कांटे महुआ को चुनौती देने का बहाना ढूंढ लेते थे। हालांकि महुआ ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस एल्डर मास्टर शुन की प्रतिष्ठा और जूनियर ब्रदर के रूप में उनके अधिकार का फायदा उठाकर उन्हें अतिरिक्त फॉर्मेशन होमवर्क सौंप दिया। ये कांटेदार शिष्य तुरंत ही अच्छा व्यवहार करने लगते थे। एक आधार स्थापना प्रारंभिक चरण साधक की दिव्य अनुभूति 10 पैटर्न से 13 पट्टियों के बीच होती है। फाउंडेशन स्थापना में नए प्रवेश करने वाले इन शिष्यों में से अधिकांश के पास केवल 10 या 11 पैटर्न की दिव्य इंद्रियां थीं। 1 या 2 फॉर्मेशन बनाना तो सहनीय था, लेकिन इससे ज्यादा बनाना सचमुच कष्टदायक था। महुआ हर दिन संरचनाएं बनाता था और इस प्रकार दिव्य इंद्रिय क्षमता पर उसकी पकड़ बहुत सटीक थी। उन्होंने जो गृह कार्य दिया था वह उनके लिए पूरा करने के लिए पर्याप्त था। यद्यपि यह बहुत कठिन और कष्टदायक था, लेकिन इससे उनकी चेतना के सागर को कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक छोटा सा सबक था। एल्डर मास्टर शुन के अधिकार से अभिभूत होकर वे अपने कर्तव्यों से विमुख होने का साहस नहीं कर सके। महुआ द्वारा कई बार उनके साथ इस तरह से व्यवहार किए जाने के बाद किसी भी शिष्य ने सार्वजनिक रूप से उनकी गरिमा को चुनौती देने का साहस नहीं किया। समय के साथ महुआ की जूनियर ब्रदर के रूप में पहचान धीरे धीरे शिष्यों द्वारा स्वीकार कर ली गई। यद्यपि उसे जूनियर ब्रदर कहा जाता था, महुआ में कोई अहंकार नहीं था। वह दूसरों के साथ पहले की तरह ही व्यवहार करता था और अपने कार्य करता था। अधिकाधिक शिष्यों ने महुआ से फॉर्मेशन पर सलाह लेना शुरू कर दिया तथा वे गुप्त रूप से ब्रेक के दौरान या कक्षा के बाद उनसे संपर्क करने लगे। कुछ लोगों को संरचनाओं के बारे में भ्रम था जिसे वे पाठ के दौरान स्पष्ट नहीं कर सके और एल्डर मास्टर जून से पूछने में भी डर रहे थे, इसलिए वे महुआ से पूछने आए। महुआ एल्डर मास्टर जून की तुलना में कहीं अधिक सुलभ था, और जब अन्य लोग फॉर्मेशन में शिक्षा चाहते थे तो महुआ बिना किसी हिचकिचाहट के वह सब कुछ साझा करता था जो वह जानता था। उसे प्रशिक्षक यान की चेतावनी अभी भी याद थी। संरचनाएं जल की तरह होती हैं, युगों तक फलने फूलने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना होगा। स्वार्थी रूप से ज्ञान का संचय करने से महान दाव के तत्वों से युक्त संरचनाएं क्षय होकर जड़ता में चली जाएंगी। इस प्रकार महुआ ने ईमानदारी से उन लोगों को अपनी शिक्षाएं दी जो वास्तव में संरचनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, तथा उन्होंने पूर्ण और ध्यानपूर्वक स्पष्टीकरण प्रदान किया। महुआ के उपदेश से लाभान्वित होकर शिष्यों को जूनियर ब्रदर शब्द का उच्चारण करना और भी स्वाभाविक लगा। जैसे जैसे एल्डर मास्टर शुन अधिकाधिक आलसी होते गए, महुआ के शिक्षण कर्तव्य भी बढ़ते गए, जिससे उनके साथी संप्रदाय के शिष्यों के साथ उनके संबंध मजबूत होते गए। उनकी मित्रता आधी मार्गदर्शक और आधी मित्रता भी गहरी हो गई। एल्डर मास्टर जुन ने चुपचाप ये सब देखा और आश्वस्त महसूस किया। इन संबंधों के साथ महुआ धीरे धीरे ताइक्सू गेट के भीतर जड़ें जमा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्ते गहरे होते गए और उनकी नींव मजबूत होती गई। हालांकि लोगों की संख्या अभी भी कम थी। ताई निवास में केवल लगभग 100 शिष्य थे, और केवल ये लगभग 100 ही महुआ को जूनियर ब्रदर कहते थे जब वे एक साथ फॉर्मेशन कक्षाओं में भाग लेते थे। लेकिन इस समूह में लगभग 1000 स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे। जो लोग एक ही ताव शिक्षण कक्ष में नहीं हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से महुआ द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। बड़े मास्टर शुन ने मन ही मन सोचा, भविष्य में मुझे इस समूह के सभी शिष्यों को महुआ की कक्षाओं में शामिल करने और जूनियर ब्रदर कहने का अवसर अवश्य मिलेगा। एक भी नहीं छूटना चाहिए। एल्डर मास्टर जून बहुत दूरदर्शी थे। इस संप्रदाय की नींव लोग थे, वे शिष्य थे जिन्होंने इसकी परंपरा को आगे बढ़ाया। संप्रदाय के शिष्यों के साथ संबंध संप्रदाय के साथ संबंध के समतुल्य था।
ताइक्सु द्वार 8 महान द्वारों में से एक होने के कारण संप्रदाय के शिष्य थे, जो यद्यपि 4 महान संप्रदायों के शिष्यों जितने अधिक नहीं थे, फिर भी उन्हें साधना जगत के राज्यों में कुलीन माना जाता था। अपने साथी शिष्यों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण जब मो हुआ ने अंततः विश्व भ्रमण के लिए संप्रदाय को छोड़ा, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास एक नेटवर्क होगा। पूरे 9 राज्य में उनके साथी संप्रदाय के सदस्य मौजूद रहते थे तथा मित्रगण हर जगह उनका स्वागत करते थे। जहां भी वह जाता उसे जूनियर ब्रदर कहा जाता, जिससे उसके प्रयास अधिक सुविधाजनक होते। अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों के समर्थन से वह संप्रदाय के भाईचारे के बंधन को नहीं भूलेंगे। संप्रदाय को अपनी रीढ़ मानकर तथा संप्रदाय के अन्य सदस्यों की सहायता से यदि भविष्य में वह अकेला भी हो, तो उसे कुलीन कुलों के दमन या दानव संप्रदाय के आकर्षण का भय नहीं होगा। तभी उसे अपने मूल इरादे को बनाए रखने, भटकाव भरे रास्तों से बचने और सच्चे महान दाव की तलाश करने का विश्वास होगा। एल्डर मास्टर जुन ने अपनी आंखों में गहरी नजर के साथ सिर हिलाया। तभी उसे कुछ याद आया, उसकी भौहें तन गईं, उसे एक और बात का एहसास हुआ। हालांकि यह सच है कि लोग संप्रदाय की नींव हैं, संप्रदाय की अपनी एक स्थापित परंपरा है। संप्रदाय के नियमों को अभी भी कायम रखा जाना चाहिए और शिष्यों को उनकी विरासत की परंपरा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी अक्सर सराहना नहीं की जाती। मुझे इस लड़के के प्रति अत्यधिक पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, इससे उसे संयमित होने का अवसर नहीं मिलेगा। आवश्यक कठिनाइयों को अभी भी सहन करना होगा। बड़े मास्टर जून ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। अल्पविराम। मो हुआ एल्डर मास्टर जून के श्रमसाध्य इरादों से अनजान था। वह प्रतिदिन साधना, कक्षाएं पढ़ाने तथा फिर व्याख्यान देने की जिम्मेदारी लेने में व्यस्त रहते थे तथा जो थोड़ा खाली समय बचता था उसमें वे फॉर्मेशन का अध्ययन करते थे। मो हुआ अब रेन फॉर्मेशन नामक एक फॉर्मेशन सीख रहा था। ये जल तत्व का 8 त्रिग्रामों वाला गठन था, जो 15 पैटर्नों वाला द्वितीय श्रेणी का गठन था तथा यह अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण गठन था जिसे उसने अपनी दिव्य इंद्रिय की सीमा के साथ सीखा था। ये संरचना भी उन्हें एल्डर मास्टर जून द्वारा दी गई थी। एल्डर मास्टर जून चाहते थे कि मो हुआ एक दयालु स्वभाव और संरचनाओं के प्रति एक सौम्य दृष्टिकोण विकसित करे, इसलिए इसके बाद जल और लकड़ी या पृथ्वी और पत्थर की संरचनाएं आईं, जो सभी प्राणियों का पोषण करती हैं और ताओ साधना के उद्योग को बढ़ावा देती हैं। वहां कोई हत्या संरचना नहीं थी। मो हुआ वहां पहुंचकर बस गया और उसने निर्णय लिया कि पढ़ाई के लिए कुछ होना ही काफी है। ताइक्सु गेट में शांतिपूर्ण वातावरण था, वहां कोई पाप साधक नहीं थे, कोई दानव साधक नहीं थे, कोई दास व्यापारी नहीं थे और दुष्ट राक्षस जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए अस्थायी रूप से उसे हत्या संरचना की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका मुख्य लक्ष्य संरचनाओं को सीखकर अपनी दिव्य भावना को बढ़ाना था। फिर अपनी दिव्य भावना को बढ़ाने के बाद वह और भी कठिन संरचनाएं सीखेगा। इस तरह उसकी दिव्य भावना और गठन कौशल एक दूसरे के पूरक होंगे और साथ साथ प्रगति करेंगे। साधना में उनकी सफलता भी उनकी दिव्य अनुभूति और निर्माण कौशल से निकटता से जुड़ी हुई थी। उन्होंने स्वर्ग ज्ञान जुए का अभ्यास किया, जहां दिव्य इंद्रिय में बाधा थी। उन्हें रहस्यमय संरचनाओं को हल करने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते समय, जहां उन्हें रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना को हल करना था। इस बार जब वह सफलता प्राप्त कर रहा था तो चाचा उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे स्वयं पर ही निर्भर रहना होगा, इसलिए उसकी दिव्य भावना प्रबल होनी चाहिए तथा उसका गठन कौशल सटीक होना चाहिए। वह जितने भी मंत्र जानता था वे सब उसकी दिव्य इंद्रिय की शक्ति पर निर्भर थे। दिव्य भावना दाव को सिद्ध करने में दिव्य भावना आधार थी। जहां तक खेती का सवाल है, ये हमेशा धीरे धीरे संचय के बारे में था। सफलता तब मिलेगी जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। मो हुआ की वर्तमान योजना 15 पैटर्न की संरचनाएं सीखने की थी तथा अपनी दिव्य इंद्रिय को 16 पैटर्न तक या उससे भी अधिक तक निखारने की थी, ताकि जब उसकी साधना को आगे बढ़ाने का समय आए तो उसकी बाधाओं को पार करना आसान हो जाए। वो 15 पैटर्न संरचनाओं से शुरू करते, फिर 16 पैटर्नों तक और फिर 17 पैटर्नों तक इस तरह सीखते रहते। हालांकि आधे महीने बाद एल्डर मास्टर जून ने मो हुआ को बताया कि अब उसके सीखने के लिए कोई और संरचना नहीं बची है। मो हुआ दंग रह गया। एल्डर मास्टर जुन ने आह भरते हुए कहा, मैं आपको पहले बताना भूल गया था, लेकिन ताइक्सु गेट के भी अपने नियम हैं। नियम? मो हुआ ने पलकें झपकाईं। नियम? एल्डर मास्टर जुन ने मो हुआ को धैर्यपूर्वक समझाने से पहले जोर दिया।
ये नियम पूर्वजों द्वारा निर्धारित किया गया था और मैं इसे बदल नहीं सकता। मो हुआ ने सिर हिलाया, उसे लगा कि यह उचित है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि एल्डर मास्टर जून स्वयं उन पूर्वजों में से एक थे जिनका उसने उल्लेख किया था। एल्डर मास्टर जून ने आगे कहा, कक्षा में सिखाई जाने वाली संरचनाएं संप्रदाय द्वारा तय की जाती हैं और आपको मुफ्त में सिखाई जाती हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कक्षा के बाहर के गठन की एक कीमत होती है, विशेष रूप से चूंकि आपने अभी अभी शुरुआत की है और फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए सिद्धांत रूप में आपके द्वारा सीखी गई संरचनाएं 11 पैटर्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 या 13 पैटर्न की रचनाएं, भले ही जल्दी सीख ली जाएं, ऐसी चीजें हैं जो आपको अगले वर्ष या उसके बाद ही सिखाई जाएंगी। और फिर भी यह अनिवार्य नहीं है। आमतौर पर फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में, यहां तक कि शिखर पर भी, एक फॉर्मेशन मास्टर को 12 पैटर्न फॉर्मेशन सीखना काफी कठिन लगेगा, 13 पैटर्न की तो बात ही छोड़ दीजिए। एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ की ओर देखा, तो आपने जो संरचनाएं सीखी हैं, 14 और 15 पैटर्न, वे वास्तव में आवश्यकता से परे हैं, और यह एक अपवाद था जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया था। मोहुआ भावुक हो गया और कृतज्ञतापूर्वक बोला, धन्यवाद एल्डर मास्टर झुन। फिर वह चिंतित हो गया, तुम बाद में हिसाब बराबर तो नहीं करोगे और मुझे स्पिरिट स्टोन से भुगतान तो नहीं करवाओगे, है ना? वह नहीं जानता था कि द्वितीय श्रेणी के 14 पैटर्न और 15 पैटर्न फॉर्मेशन की लागत कितनी होगी। लेकिन संप्रदाय द्वारा रखे गए संरचनाओं के प्रकार, वैध 8 ट्रिग्राम श्रृंखला संरचनाएं, संभवतः सस्ती नहीं होंगी। मुख्यतः इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अनजाने में एल्डर मास्टर जून ने उसे पहले ही कुछ फॉर्मेशन डायग्राम दे दिए थे। 15 पैटर्न में केवल एक वर्षा संरचना थी, लेकिन मोहुआ ने 13 और 14 पैटर्न संरचनाओं का एक ढेर सीखा था। यदि उसे पूर्वव्यापी रूप से स्पिरिट स्टोन्स से भुगतान करना पड़ा, तो उसकी मामूली बचत तुरंत दिवालिया हो जाएगी। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, कुछ चिंतित हो गया। एल्डर मास्टर झुन ने बोलने से पहले एक पल के लिए चुपचाप मोहुआ को देखा। यह आवश्यक नहीं होगा, चूंकि मैंने उन्हें तुम्हें दे दिया है, इसलिए तुम बिना किसी स्पिरिट स्टोन का भुगतान किए शांति से अध्ययन कर सकते हो। ताइक्सू गेट में संप्रदाय की विरासत आत्मा पत्थरों से नहीं खरीदी जाती है, स्पिरिट स्टोन्स के साथ नहीं। मोहुआ थोड़ा चौंका। तो फिर किससे? एल्डर मास्टर झुन ने कहा, योग्यता अंक, मेरिट अंक। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। जब वह शामिल हुए तो किसी ने भी उनसे इस बारे में बात नहीं की थी। एल्डर मास्टर झुन ने समझाया, योग्यता अंक शिष्य के संप्रदाय में योगदान या उपलब्धियों को संदर्भित करते हैं। न केवल ताइक्सू गेट में, बल्कि पूरे कियानजू राज्य सीमा पर, जिसमें 4 महान संप्रदाय, 8 महान द्वार, 12 धाराएं, कियान लनिंग 100 द्वार और 100 द्वारों के तहत हजारों संप्रदाय शामिल हैं, सभी मेरिट पॉइंट सिस्टम को लागू करते हैं। ये संप्रदायों में सुधार लाने, सामंजस्य बढ़ाने, अमीर और गरीब शिष्यों के बीच असमानता को कम करने और संप्रदाय की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक शिष्य को साधना संसाधन प्राप्त करने का अवसर देने के लिए कियानजू राज्य सीमा के पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। यदि शिष्य धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत अधिक असमानता के साथ संप्रदाय में प्रवेश करते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से चापलूसी और व्यर्थ तुलनाओं को जन्म देता है। गरीब अमीरों के गुलाम बन जाते हैं, शक्तिहीन लोग शक्तिशाली लोगों से चिपके रहते हैं। यदि ऐसा है, तो संप्रदाय अनिवार्य रूप से अधर्म का अड्डा बन जाएगा, ताओवादी हृदय प्रसिद्धि और लाभ से भ्रष्ट हो जाएगा, और कोई भी ईमानदारी से ताओ का अनुसरण नहीं करेगा। मोहुआ को अचानक समझ में आया, तो इसीलिए संप्रदाय में शामिल होने पर एक शिष्य द्वारा लाए जा सकने वाले आत्मा पत्थरों की मात्रा सीमित कर दी जाती है, और अन्य वस्तुएं जैसे गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां, और स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने भी विनियमित होते हैं। एल्डर मास्टर जून ने सिर हिलाया, बिल्कुल, एक बार जब आप संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। अच्छी पृष्ठभूमि वाले कुलीन कुलों के वंशजों को भी अपने कौशल से योग्यता अंक अर्जित करने की आवश्यकता होती है, उन्हें साधना संसाधनों के लिए विनिमय करना होता है, इस प्रकार ताओ साधना की कठिनाई का अनुभव करना होता है। निम्न पृष्ठभूमि वाले साधारण शिष्य भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, संप्रदाय से योग्यता अंक अर्जित कर सकते हैं, जिससे वे स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें बाहर नहीं मिल सकते, जिससे वे अपने दायरे से बाहर निकल सकते हैं और महान दाव के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसा ही है। आजकल इन 8 महान द्वारों में ऐसे गरीब जन में शिष्य अधिक से अधिक दुर्लभ होते जा रहे थे। बड़े मास्टर जून ने खुद से थोड़ी आह भरी। मेरिट पॉइंट्स
मोहुआ की आंखें चमक उठी, तो क्या इन मेरिट पॉइंट्स को अच्छी चीजों से बदला जा सकता है? एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया, आप जो सोच रहे हैं उससे बेहतर। बैकवर्ड ताइक्सु दिव्य विचार तलवार सच्ची कला। पर्याप्त योग्यता अंकों के साथ क्या वह इस अत्यंत शक्तिशाली दिव्य विचार तलवार तकनीक को प्राप्त कर सकता है जो संभवतः ताइक्सु गेट के भीतर छिपी हुई है? मोहुआ ने इस पर विचार किया और एल्डर मास्टर जून से न पूछने का निर्णय लिया। ऐसे मामलों को गुप्त रखा जाना चाहिए। यदि उसने एल्डर मास्टर जून को बताया तो वह पूछ सकते थे कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला, और यदि मोहुआ जवाब नहीं दे सका या अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया तो वह अनजाने में स्वर्गीय गुप्त गणना का रहस्य प्रकट कर सकते थे। इसके अलावा क्या वह इसके बदले में भी सक्षम हो सकता है? एक द्वितीय श्रेणी का अंतिम गठन। मोहुआ की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। मोहुआ के विचारों से अनजान एल्डर मास्टर झुन ने समझाना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसलिए योग्यता अंक संप्रदाय के शिष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संप्रदाय की योग्यता प्रणाली भी शिष्य की निष्ठा और संप्रदाय के प्रति अपनेपन की भावना को बढ़ाती है। आप संप्रदाय में योगदान करते हैं, संप्रदाय आपको पुरस्कृत करता है, आपकी साधना में सहायता करता है। ... यह पारस्परिक आदान प्रदान रिश्ते को और गहरा बनाता है। इस दुनिया में बिना रुचि के भावनाएं आमतौर पर दर्पण में लगे फूलों की तरह क्षणभंगुर होती हैं, जो उथल पुथल का सामना करने में असमर्थ होती हैं। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण एल्डर मास्टर जून ने स्वाभाविक रूप से इस सत्य को समझ लिया। मोहुआ को कुछ और याद आया और उसने पूछा, बड़े, आपने बताया कि योग्यता अंक संप्रदाय में व्यक्ति की स्थिति से भी संबंधित है। क्या ये बाहरी द्वार से आंतरिक द्वार तक की पदोन्नति को संदर्भित करता है? एल्डर मास्टर झुन कुछ आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसने एक क्षण सोचा, फिर मोहुआ से पूछा, मोहुआ, आपके अनुसार शिष्य बनाते समय किसी संप्रदाय के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, प्रतिभा या चरित्र? मोहुआ ने एक पल सोचा और जवाब दिया, प्रतिभा और चरित्र दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चरित्र वास्तव में प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। एल्डर मास्टर झुन ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा। यह दुख की बात है कि अब जब संप्रदाय शिष्यों को लेता है तो वे केवल प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चरित्र पर नहीं। हालांकि यह कहा जाता है कि मानव हृदय अप्रत्याशित और परिवर्तनशील है, लेकिन बुरे चरित्र वाले लोग दुष्टता से धार्मिकता की ओर मुड़ने में असफल नहीं हो सकते हैं, और अच्छे चरित्र वाले लोग भी भ्रष्ट हो सकते हैं और चालाक योजनाएं अपना सकते हैं। जहां तक प्रतिभा की बात है, अच्छा अच्छा है और बुरा बुरा है, ये सीधा और स्पष्ट है। तथापि फिर भी हृदय पर विचार किए बिना साधना करना व्यर्थ है। साधना होने पर भी दृढ़ हृदय की कमी होने पर व्यक्ति आसानी से दूसरों के दिव्य विचारों द्वारा नियंत्रित कठपुतली बन सकता है। मोहुआ ने गहरी सहमति में अपना सिर हिलाया। उन्होंने बहुत से साधकों को उनके चाचाओं द्वारा उनके ताओवादी हृदयों में शैतान का रोपण करते और उनके हाथों मरते देखा था। जिनका मन दृढ़ है वे कुछ समय तक टिके रह सकते हैं, लेकिन उथले चरित्र वाले लोग अपने चाचा की एक नज़र से ही पागलपन में भड़क सकते हैं। तथापि एल्डर मास्टर जून ने अचानक यह मामला क्यों उठाया? मोहुआ हैरान होकर पूछा, बड़े साहब, इसका योग्यता अंकों से क्या संबंध है? एल्डर मास्टर जून ने अतीत को याद करते हुए गहरी सांस ली। शुरुआत में कियानजू राज्य सीमा के संप्रदायों में ये योग्यता अंक प्रणाली नहीं थी, और उस समय कम नियम थे और शिष्यों को लेने में प्रतिभा को बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। स्वर्ग के एक सर्वोच्च या उच्च मध्यम श्रेणी के गौरवशाली पुत्र के लिए प्रायः अनेक संप्रदायों के बीच होड़ मची रहती थी। साधना तकनीक, ताओवादी कौशल, आध्यात्मिक ऊर्जा, दान, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने, जो कुछ भी वे चाहते थे उन्हें प्रदान किया गया, जो कुछ भी उन्होंने मांगा उन्हें मिला। लेकिन इससे स्वर्ग के ये अभिमानी पुत्र भी बहुत अहंकारी हो गए, और उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वह उनकी अपनी क्षमताओं से अर्जित किया गया है, और वे अपने संप्रदाय के बलिदानों और परोपकार को भूल गए। कृतघ्न, संप्रदाय से विश्वासघात करने वाले और यहाँ तक कि राक्षसों के आगे झुकने वाले ऐसे स्वर्ग के अभिमानी पुत्र असामान्य नहीं थे। संप्रदायों ने भारी कीमत चुकाई केवल कृतघ्नों का एक समूह खड़ा करने के लिए। बाद में हमारे पूर्वजों ने इन दुखों पर विचार किया और योग्यता प्रणाली की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सच्ची विरासत प्राप्त करने के लिए उन्हें संप्रदाय में पर्याप्त योगदान देना होगा। आंतरिक द्वार की ओर आगे बढ़ने के इच्छुक बाहरी द्वार के शिष्यों का मूल्यांकन न केवल प्रतिभा के आधार पर बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
आंतरिक द्वार के शिष्यों को, चाहे वे साधारण शिष्य हो या सच्चे शिष्य, एल्डर के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य होने हेतु संप्रदाय में कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब तक आप संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, आप आंतरिक द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, एक सच्चे शिष्य बन सकते हैं, और यहाँ तक कि एक सच्चे ट्रांसमिशन एल्डर बनने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, या यहाँ तक कि संप्रदाय नेता के रूप में पदोन्नत। बड़े मास्टर झुन ने उत्साह से कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने मोहुआ की ओर देखा और देखा कि मोहुआ ने केवल सिर हिलाया था, लेकिन कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी, इसलिए उसने समझ लिया कि मोहुआ को इनर गेट में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आंतरिक द्वार में शामिल होने के लिए एक गुरु की आवश्यकता थी। यदि मोहुआ इनर गेट में शामिल नहीं होना चाहता था, तो इसका मतलब ये भी था कि वह अपनी मूल संरक्षकता को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि ताइक्सू गेट के संप्रदाय नेता बनने की संभावना भी उनके लिए ज्यादा आकर्षक नहीं थी। इसका मतलब ये भी था कि लड़के को सचमुच में मार्गदर्शन प्राप्त था, और वह निष्ठा और ईमानदारी को महत्व देता था, केवल अपने पहले गुरु को ही पहचानता था। एल्डर मास्टर झुन को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने मोहुआ की भावनाओं की प्रशंसा भी की। एल्डर मास्टर झुन ने फिर कुछ और शब्द जोड़े, योग्यता प्रणाली की उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में अपनी व्याख्या समाप्त करते हुए कहा। इसलिए अब से, यदि आप प्रशिक्षण सीखना चाहते हैं, तो आपको संप्रदाय में कुछ योगदान करना होगा। एक बार जब आप पर्याप्त योग्यता अंक अर्जित कर लेते हैं, तो आप उन्हें 15 पैटर्न, 16 पैटर्न या यहाँ तक कि उच्च ग्रेड संरचना आरेखों के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। मोहुआ ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि यह उचित था। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। संप्रदाय अपने सदस्यों को बदले में कुछ दिए बिना इसे काटने की अनुमति नहीं दे सकता था। यदि उसके जैसे बहुत सारे शिष्य हो गए, तो संप्रदाय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, और यह समस्यापूर्ण होगा। मोहुआ ने सिर हिलाया और पूछा, बड़े, मैं ये योग्यता अंक कैसे अर्जित कर सकता हूँ? एल्डर मास्टर झुन ने देखा कि मोहुआ ने कोई असंतोष नहीं दिखाया और थोड़ा सिर हिलाकर समझाया। विभिन्न संप्रदाय वर्गों में एक ग्रेड प्राप्त करने से आपको कुछ योग्यता अंक मिल सकते हैं। कलाकृतियों को परिष्कृत करना, कीमिया रूल को परिष्कृत करना, संप्रदाय के लिए संरचना बनाना भी योग्यता अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। ताओवादी वाद विवाद और तलवारबाजी जैसे प्रमुख कियानजू आयोजनों में रैंकिंग हासिल करने पर योग्यता अंक मिलते हैं। इसके अलावा संप्रदाय के पास कुछ कार्य होंगे, जैसे कि पाप साधकों, दुष्ट साधकों, दानव साधकों आदि को पकड़ने के लिए ताओवादी न्यायालय के साथ सहयोग करना, जो संप्रदाय के योग्यता अंकों में योगदान के रूप में भी गिने जाएंगे। मास्टर झुन ने बहुत कुछ कहा। मोहुआ ने चुपचाप ये सब नोट किया और फिर उलझन से पूछा, बड़े मास्टर, आपने जो उल्लेख किया है, मुझे इसके बारे में पहले कैसे पता नहीं था? एल्डर मास्टर झुन ने भौहें उठाईं और जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास जानने का अधिकार नहीं था। अधिकार? बड़े मास्टर झुन ने मोहुआ की कमर की ओर इशारा किया। मोहुआ को अचानक समझ आ गया, ताइक्सू टोकन। सही है, एल्डर मास्टर झुन ने कहा। जब आप पहली बार शामिल हुए थे, तो किसी ने आपको बताया होगा कि ताइक्सू टोकन बेहद महत्वपूर्ण है और आपको इसे खोना नहीं चाहिए। आपको न केवल साधना पाठों और संप्रदाय में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए ताइक्सू टोकन का उपयोग करने की आवश्यकता है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ताइक्सू टोकन संप्रदाय के भीतर आपके अधिकार को निर्धारित करता है। जब आप पहली बार शामिल हुए थे, तो ये ताइक्सू टोकन सिर्फ शुरुआती था। साधना पाठ में भाग लेने और शिष्य निवास में प्रवेश करने या बाहर निकलने के अलावा मूल रूप से इसका कोई अधिकार नहीं है। जब आप संप्रदाय के भीतर पूरे 1 वर्ष तक साधना करते रहेंगे, जब संप्रदाय पूरी तरह से आपकी गहराई को समझ लेगा, केवल तभी वे आपके लिए वास्तविक ताइक्सू अधिकारियों को अनलॉक करेंगे। इससे मेरिट पॉइंट्स प्राधिकरण के रूप में भी जाना जाता है। अधिकार के साथ, आप संप्रदाय की ओर से कार्य करने में सक्षम होंगे, जैसा कि ताइक्सू टोकन द्वारा निर्धारित किया गया है। योग्यता अंक अर्जित करें और उन्हें ताइक्सू गेट द्वारा आयोजित खजाने की एक श्रृंखला के लिए विनिमय करें, जिसमें खेती तकनीक, ताओवादी कौशल, गठन विरासत, साथ ही आत्मा पत्थर, गोलियां, आध्यात्मिक वस्तुएं और अन्य खेती संसाधन शामिल हैं। मोहुआ कुछ चौंक गया और फिर मुश्किल से बोला, लेकिन मैं केवल 4 या 5 महीनों से संप्रदाय का हिस्सा हूं, मैं ताइक्सू टोकन के अधिकार को अनलॉक नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, एल्डर मास्टर झुन ने कहा, मैं इसे आपके लिए पहले ही अनलॉक कर दूंगा। मोहुआ दंग रह गया। क्या आप इसे पहले से अनलॉक कर सकते हैं? एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया और जवाब दिया,
आप इतने लंबे समय से मेरे साथ फॉर्मेशन सीख रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से आपकी गहराई का पता लगाने के रूप में गिना जाता है। पहले से ही एक अधिकार को अनलॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अपना ताइक्सु टोकन दे दो, एल्डर मास्टर जून ने आदेश दिया। मो हुआ ने सम्मानपूर्वक अपना प्रारंभिक, कुछ हद तक सरल ताइक्सु टोकन, जिस पर केवल तलवार का पैटर्न उत्कीर्ण था, एल्डर मास्टर जून को सौंप दिया। एल्डर मास्टर जून ने इसे स्वीकार कर लिया। उनकी दिव्य इंद्रिय थोड़ी सी हिल गई और ताइक्सु टोकन पर एक हल्की रोशनी चमक उठी। इसके बाद एल्डर मास्टर जून ने ताइक्सु टोकन मो हुआ को वापस सौंप दिया। लो, ये हो गया। मो हुआ थोड़ा हैरान हुआ, बस इतना ही? अधिकार अनलॉक करना इतना आसान है? उसने अपने मन में अनुमान लगाया कि एल्डर मास्टर जून ने ताइक्सु टोकन के भीतर संरचना को सक्रिय करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया होगा, जिससे उसका अधिकार बदल गया होगा। लेकिन जहां तक बारीकियों का सवाल है, मो हुआ, जो उस समय केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में था, अभी भी समझ नहीं सका। मो हुआ ने ताइक्सु टोकन लिया और उसे अपनी दिव्य इंद्रिय से उड़ा दिया। वास्तव में उन्होंने महसूस किया कि उनका ताइक्सु टोकन पहले से अलग था। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ नई सामग्री आ गई है। मो हुआ ने अभी इसकी विस्तार से जांच भी नहीं की थी कि तभी उसके मन में एक और सवाल आया। बड़े गुरु, आपने कहा था कि संप्रदाय के नियम नहीं बदले जा सकते। मो हुआ ने एल्डर मास्टर जून को संदेह भरी नजरों से देखा। लेकिन आप जो कर रहे हैं, क्या उससे भी नियम नहीं बदल रहे हैं? बड़े मास्टर जून हिचकिचाए। ये बच्चा, इसका ये छोटा सा दिमाग कितनी जल्दी घूमता है। बड़े मास्टर शुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नहीं, ये गिनती में नहीं आता। क्या ये सचमुच गिनती में नहीं आता? बड़े मास्टर जून ने सिर हिलाया। अगर मैं कहता हूं कि यह गिनती में नहीं आता, तो ये गिनती में नहीं आता। अल्पविराम। मो हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन एल्डर मास्टर जून द्वारा उसके लिए ताइक्सु टोकन के अधिकार को अनलॉक करना एक अच्छी बात थी, इसलिए उसने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। चाहे यह नियमों के विरुद्ध था या नहीं, वह, जो अभी अभी शामिल हुआ एक शिष्य था, क्या जानता होगा। ताइक्सु टोकन को पकड़े हुए मो हुआ ने उत्सुकता से आगे की ओर देखा और बाद में इसकी जांच करने के बारे में सोचा कि कौन से कार्य उपलब्ध हैं और वह किन अच्छी चीजों के बदले में इसे प्राप्त कर सकता है। एल्डर मास्टर जून ने मो हुआ को देखा और एक आखिरी सलाह दी। साधकों को अपने अभ्यास में स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा बहुत ऊंचा या बहुत दूर का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हालांकि मैंने आपके लिए अधिकार अनलॉक कर दिया है, आप अभी अभी शामिल हुए हैं और आपकी साधना अभी भी कमजोर है और आपका अनुभव भी कम है। शुरू में कुछ निम्न स्तरीय शुरुआती कार्य करें, जैसे कि संरचनाएं बनाना, ताओवादी क्षेत्र की सफाई करना, द्वार की रखवाली करना और इसी तरह के अन्य कार्य। पाप साधकों का पीछा करना, दुष्ट साधकों को मारना, बड़े और छोटे राक्षस संप्रदायों को वश में करना जैसे कार्य। आपको ऐसे खतरनाक मिशन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, समझा? मो हुआ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अपने शिष्य के निवास पर लौटकर और दरवाजा बंद करके मो हुआ ने उत्सुकता से अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके अपने ताइक्सु टोकन की जांच की, जिसमें अब ताओ साधना विशेषाधिकार सक्षम थे। ताइक्सु टोकन के भीतर सफेद रंग का एक शून्य था, फिर भी घने और असंख्य अक्षर उभरकर सामने आए। कुछ साधना पाठ्यक्रमों और संप्रदाय के नियमों आदि के बारे में थे। वे लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन अब स्याही रेखाचित्रों और प्राकृतिक पेस्टल रंगों की तरह ताइक्सु टोकन के खाली स्थानों में पाठ के दो बड़े खंड जोड़ दिए गए थे। ... एक भाग बाउंटी स्क्रॉल था, दूसरा मेरिट स्क्रॉल था। बाउंटी स्क्रॉल में विभिन्न संप्रदाय मिशनों को दर्ज किया गया, मिशन पोस्ट किए गए और मेरिट पॉइंट्स के पुरस्कार दिए गए। पाठ बहुत विस्तृत था, जिसमें मिशन के उद्देश्य, सामान्य विषय वस्तु, स्थान, खतरे का स्तर और पुरस्कार के लिए योग्यता अंक आदि बताए गए थे। इसमें इनाम स्वीकार करने के लिए आवश्यक शर्तें भी सूचीबद्ध की गई थीं। उदाहरण के लिए साधक का क्षेत्र, साधना तकनीक, ताओवादी कौशल तथा रसायन विद्या या चित्रकारी निर्माण में विशेषज्ञता आदि। मेरिट स्क्रॉल में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिखाए गए थे, जिन्हें संप्रदाय के गुणों के बदले प्राप्त किया जा सकता था। वहां साधना तकनीकें, ताओवादी कौशल, निर्माण आरेख, गोली बनाने की विधियां, शिल्प नियमावली और गुप्त ताइक्सु गेट साधना विरासतें थीं। वहां आध्यात्मिक कलाकृतियां, गोलियां तथा दुर्लभ साधना सामग्रियां जैसे स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने भी थे। शिष्यों की सुविधा के लिए कुछ तलवार आध्यात्मिक कलाकृतियां, चमत्कारी गोलियां और दवाइयां, और कुछ लिंगजी, आत्माघास, हेबिकस और अमर जिनसिन के साथ छोटे
रंगीन चित्र भी थे जो सहज और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन, बहुत विचारशील थे। मो हुआ ने अनुमान लगाया कि यह मैरिज स्क्रॉल संप्रदाय के भीतर किसी महिला बुजुर्ग द्वारा डिजाइन किया गया होगा। इस बीच उसका दिल भी उलझन से भरा हुआ था। आखिर ताइक्सू टोकन के भीतर ऐसी चीज कैसे बनाई गई? ये बात उनकी सामान्य समझ के विपरीत थी। उसने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि ये चीजें केवल फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने पर ही सुलभ थीं, और किसी भी फाउंडेशन स्थापना तक नहीं, बल्कि ताइक्सू गेट जैसी भव्य विरासत के भीतर, जहां संप्रदाय के शिष्यों के पास ऐसा संप्रदाय टोकन होता था। लेकिन इस संप्रदाय टोकन के पीछे सिद्धांत क्या था? दुनिया की सभी चीजें ताओवादी कौशल हैं, असंख्य घटनाएं और असंख्य महानताओं हैं, जो जटिलता को सरलता में बदल देती हैं, संरचनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। तो क्या ये भी किसी प्रकार का गठन है? मो हुआ ने काफी देर तक सोचा, लेकिन फिर भी अपना सिर हिला दिया। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि किस प्रकार का निर्माण तर्क एक छोटे से टोकन के भीतर इस तरह के विचित्र और अद्भुत मैरिज स्क्रॉल का निर्माण कर सकता है। अक्षरों को ठोस बनाने के लिए स्याही का उपयोग करना, संदेश प्रेषित करना, और यहां तक कि रंगों से भरी छवियों में रूपांतरित करने के लिए पिगमेंट का उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन मो हुआ के अंतर्ज्ञान के अनुसार ये सब सच ही होना चाहिए। ये संभवतः एक प्रकार का गठन था जिसे उसने कभी देखा या सीखा नहीं था। अंतर्निहित बुनियादी संरचना के निर्माण के लिए अत्यंत विशेष संरचना पैटर्न, संरचना पिवोट्स और संरचना आंखों की आवश्यकता होगी। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्यों नहीं इसकी गणना करें, देखें कि क्या वह ताइक्सू टोकन से कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है। जब उन्होंने पहली बार नामांकन कराया था तो मो हुआ ने ताइक्सू टोकन पर नजर डाली थी, लेकिन उस समय उसकी पहुंच अत्यंत सीमित थी। उसकी दिव्य भावना ताइक्सू टोकन द्वारा अवरुद्ध थी, और संरचनाओं की उसकी उथली समझ के कारण वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब लगभग आधे साल तक एल्डर मास्टर जून के साथ फॉर्मेशन का अध्ययन करने के बाद उनकी दिव्य भावना मजबूत हो गई थी, उनकी व्यूह रचना कौशल गहन हो गया था, तथा संरचनाओं के साथ उनका अनुभव व्यापक हो गया था। और इस समय एल्डर मास्टर जून ने उसके लिए विशेषाधिकार खोल दिए थे। मो हुआ की आंखें चमक उठी। वह तुरंत सीधा बैठ गया, उसकी दिव्य इंद्रिय ताइक्सू टोकन में तल्लीन हो गई और उसके भीतर विभिन्न पात्रों और स्याही चित्रों के परिवर्तनों की जांच करने लगी। उसी समय उनके दिव्य विचार तेजी से आगे बढ़े, स्वर्गीय गुप्त गणना पद्धति का अनुसरण करते हुए शब्दों और छवियों के नीचे के सार को देखने की कोशिश कर रहे थे। ताइक्सू टोकन पर अक्षर धीरे धीरे धुंधले हो गए, रंगीन पैटर्न दोगुने होने लगे। ताइक्सू टोकन का मुखौटा धीरे धीरे गायब हो गया और एक धुंधला और मायावी सार प्रकट हुआ। अस्पष्ट झलकियों के बीच मो हुआ को एक सुराग मिला। स्याही से बने अक्षर और जलरंग चित्र वास्तव में दिखावे थे। इन पात्रों और छवियों का सार संरचना पैटर्न थे। सभी शब्द और चित्र सरल, एक रूप, कठोर किंतु व्यवस्थित संरचना पैटर्न से बने थे, जिन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था और परिवर्तनों में संयोजित किया गया था। और ये सभी फॉर्मेशन पैटर्न फॉर्मेशन पिवोट्स द्वारा नियंत्रित थे। सभी संरचना धुरी साफ सुथरी और सटीक थीं, तथा समुद्र में गिरने वाली अनेक नदियों की तरह वे एक समग्र, शक्तिशाली बड़े संरचना धुरी में परिवर्तित हो गईं। इस प्रकार का बड़ा संरचना पिवट अत्यंत जटिल और विशाल था। ये जटिल और सघन संरचना आवरण की भूलभुलैया में घिरा हुआ था, जो एक अभेद्य रक्षात्मक संरचना अवरोध का निर्माण कर रहा था। इस तरह के गठन धुरी के सामने मो हुआ की दिव्य भावना तुच्छ और कमजोर लग रही थी। जैसे जैसे चेतना का सागर धीरे धीरे कम होता गया, गणना समाप्त हो गई और मो हुआ की दिव्य इंद्रिय सीमित होने के कारण और अधिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकी। लेकिन इसके परिणामस्वरूप वह बुरी तरह से हिल गया। यह नहीं हो सकता, ये भी एक बड़ा गठन है ना? ताइक्सू टोकन द्वारा निर्मित एक विशाल संरचना। ताइक्सू गेट में प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक ताइक्सू टोकन एक फॉर्मेशन टर्मिनल था, जो सामूहिक रूप से ताइक्सू गेट के बड़े फॉर्मेशन पिवट कोर अनुक्रम से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार सभी ताइक्सू गेट शिष्य ताइक्सू टोकन के आधार पर सूचना साझा करने और दिव्य भावना पत्र संचरण प्राप्त कर सकते थे। यह एक अन्य प्रकार का पुनर्तः भिन्न विशाल गठन था। बाहरी रूप से शक्तिशाली और राजसी 5 तत्व वध दानव महान संरचना के विपरीत 5 तत्व पर्वत रक्षक संरचना। ताइक्सू टोकन का विशाल स्वरूप कुछ ही इंच की दूरी पर निर्मित था, जो एक भव्य सूचना सागर और दिव्य विचारों का प्रवाह था, जिसमें सब कुछ समाहित था। क्या ये भी स्वर्ग और पृथ्वी का एक प्रकार का महान दांव था? मो हुआ का क्षितिज व्यापक हो गया,
वह सदमे से अभिभूत हो गया और फिर वह चुपचाप चिंतन करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर उन्होंने इस बड़े गठन को सीखा, फॉर्मेशन पिवट बाधाओं को समझ लिया, बड़े फॉर्मेशन के कोर फॉर्मेशन पिवट पर नियंत्रण कर लिया, क्या वह सक्षम होगा ताइक्सू गेट के संचार में सभी बुजुर्गों और शिष्यों की बातें सुनने के लिए, ताइक्सू गेट के मूल रहस्यों को जानने के लिए? वह ताइक्सू की अनुमतियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, खुद को अधिकार प्रदान करें, या फिर अपने स्वयं के मेरिट अंक को मैन्युअल रूप से संपादित करें। इच्छानुसार संप्रदाय के खजाने, सहज आध्यात्मिक वस्तुओं और दिव्य विचार तलवार तकनीकों का आदान प्रदान करने के बारे में आपका क्या विचार है? जीवन भर खर्च करने के लिए अनंत योग्यता अंक। अल्पविराम। मोहुआ ने अपना मुंह चौड़ा खोला। बुरे छोटे छोटे विचार बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह उगाए, एक के बाद एक लगातार उभर रहे थे। फिर उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं अब ताइक्सू गेट का एक कर्तव्यपरायण छोटा शिष्य हूं। मेरे पास सिद्धांत है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो संप्रदाय के हितों को नुकसान पहुंचाए या उसके अधिकार को हड़प ले। ताओ साधना में लालच एक महान वर्जित है। फिर भी उसका हृदय अभी भी उत्साह से धड़क रहा था। वह ताइक्सू गेट से चोरी नहीं कर सका, लेकिन मोहुआ के विचार तेजी से दौड़ने लगे। यदि ताइक्सू गेट ने इस संरचना प्रणाली का उपयोग किया है, तो इससे ये संकेत मिलता है कि कियान लनिंग स्टेट सीमा में अन्य संप्रदाय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विस्तारण द्वारा, यहाँ तक कि लंबे इतिहास और गहरी नींव वाले बड़े, पुराने और अधिक गहन संप्रदायों में भी संभवतः एक बड़ा गठन था जो संचार, पुरस्कार और पदोन्नति सभी को एक में एकीकृत करता था। भले ही यह एक बड़ा संगठन न हो, कम से कम यह एक संयुक्त संगठन तो होगा ही। पैमाना अलग अलग हो सकता है, लेकिन गठन का प्रकार, रूपरेखा, तर्क और अंतर्निहित संरचना एक ही होनी चाहिए। वह अभी तक नहीं जानता था कि इस संरचना को कैसे संचालित किया जाए, लेकिन ताइक्सू टोकन के साथ उसके सामने, एक बार जब उसका एरे फॉर्मेशन ज्ञान बेहतर हो गया, उसकी दिव्य भावना मजबूत हो गई और स्वर्गीय गुप्त गणना पर उसकी पकड़ अधिक कुशल हो गई, तो वह अंततः इस संपूर्ण फॉर्मेशन सिस्टम को समझने में सक्षम हो जाएगा। मोहुआ खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। फिर सोचने लगा, मैं ताइक्सू गेट का शिष्य हूं, मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन अन्य संप्रदाय, मैं उनका शिष्य नहीं हूं। कुछ तथाकथित धर्मी दाव संप्रदाय भी अच्छे कर्म नहीं करते। इसके अलावा इस दुनिया में दानव, राक्षस और लाशद्वार जैसे दुष्ट संप्रदाय मौजूद हैं। यदि भविष्य में मैं इस विशाल संरचना में निपुण हो जाऊं तो। मोहुआ के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई और वह मन ही मन गुनगुनाया, आप सभी संप्रदायों को मुझे नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा यदि मुझे कभी आपका संप्रदाय टोकन मिल गया तो आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिलेगा। अल्पविराम। बेशक यह अभी भी थोड़ा जल्दी था। मोहुआ ने अपने विचार एक तरफ रख दिए और व्यावहारिक रूप से योजना बनाना शुरू कर दिया। आपको अपना भोजन एक बार में एक निवाला खाना होगा तथा कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। ताइक्सू टोकन का धीरे धीरे अध्ययन करें। फिलहाल उससे संप्रदाय के इनामों को स्वीकार करना था, योग्यता अंक अर्जित करने थे, उन्हें संरचनाओं के लिए विनिमय करना था और अपनी दिव्य भावना को मजबूत करना था। एक बार जब वह पर्याप्त योग्यता अंक एकत्र कर लेता और अधिक अधिकार प्राप्त कर लेता, तो वह उच्च स्तरीय योग्यता स्क्रॉल को देखता कि क्या उनमें ताइक्सू दिव्य विचार तलवार सच्ची कला है। और भी जीवन और मृत्यु को उलटने में सक्षम संरचनाएं। मोहुआ की निगाहें दृढ़ थीं। इसके बाद उन्होंने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। एल्डर मास्टर झुन की सलाह को याद करते हुए कि बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें, उन्होंने केवल प्रवेश स्तर के कार्यों को स्वीकार करना शुरू किया। कार्यों को स्वीकार करना एक द्विदिशीय मामला था। इसके लिए मोहुआ को आवेदन करना था तथा अन्य लोगों को सहमत होना था। ताइक्सू टोकन के भीतर कोई भी दिव्य भावना वाले पात्रों को प्रकट कर सकता है। बाउंटी बोर्ड पर असंख्य कार्य थे जो घनी तरह से भरे हुए थे। यदि कोई किसी कार्य के लिए आवेदन करना चाहता है तो आप उसके नीचे दिव्य भावना के साथ अपना नाम प्रकट करेंगे। इस नाम में शिष्य के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी थी। इसमें व्यक्ति का साधना क्षेत्र, साधना तकनीक, ताओवादी कौशल में विशेषज्ञता तथा उनकी संरचनाओं, गोली, कलाकृति, रून आदि का स्तर शामिल है। वास्तव में कौन सा विवरण दिखाना है, इसका निर्णय शिष्य को ही करना था। कार्य पोस्ट करने वाला कृषक इस जानकारी पर विचार करेगा और सावधानीपूर्वक निर्णय लेगा कि आपको ये कार्य करने देना है या नहीं। केवल आपसी सहमति से ही कोई अनुबंध हो सकता है।
मोह हुआ, जो एल्डर मास्टर झुन के प्रभाव के कारण समय से पहले ताइक्सु अनुमतियों तक पहुंचने वाले एक नवागंतुक थे, उन्हें ताइक्सु टोकन के माध्यम से प्रवेश स्तर कार्यों को स्वीकार करने का प्रयास करते समय भी असफलताओं का सामना करना पड़ा। संप्रदाय के द्वार पर नजर रखते हुए अन्य लोग उसे अपने यहाँ नहीं रखेंगे, ये कहते हुए कि वह बहुत छोटा है, उसकी ऊंचाई और उपस्थिति उससे भी कम उम्र की है, जिसके कारण ताइक्सु गेट के बारे में टिप्पणी हो सकती है कि वह एक स्कूली बच्चे को नौकरी पर रख रहा है, जो कि अच्छा प्रभाव नहीं है। ताओवादी क्षेत्र में सफाई। मोह हुआ ने एक बार स्वीप किया था। संप्रदाय के प्रबंधक ने सोचा कि वह बहुत धीरे से झाड़ू लगा रहा है और उसके छोटे हाथ और पैर देखकर उसे झाड़ू लगाने देने का उसका दिल नहीं हुआ, इसलिए उसके बाद उसने उसे काम देना बंद कर दिया। वह आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग, कीमिया या रिफाइनिंग रूल नहीं जानता था। अन्य पुरस्कार तो और भी कम प्राप्त करने योग्य थे, इसलिए अंत में मोह हुआ केवल ड्राइंग फॉर्मेशन का सहारा ले सकता था। अगर मुझे फॉर्मेशन बनाना ही है तो ऐसा ही हो। मूल रूप से अन्य कार्यों का अनुभव करने की आशा रखने वाले मोह हुआ के पास उन विचारों को एक तरफ रखकर ड्राइंग फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्होंने चीजों को बहुत सरल बना दिया था। संप्रदाय के कार्य मूलतः एक प्रकार का इनाम थे। ये इनाम ताइक्सु गेट के भीतर अन्य पड़ोसी संप्रदायों, ताओवादी न्यायालय और अन्य सहयोगी बलों या व्यक्तिगत साधकों द्वारा जारी किए गए थे। मांग ने इनाम उत्पन्न किया। दूसरों को आपके द्वारा बनाई गई संरचनाओं की आवश्यकता होगी। आप जो चाहें वह नहीं बना सकते। यह अपने आप में कोई मुद्दा नहीं था। मोह हुआ सार्वभौमिक 5 तत्व संरचना में अत्यंत कुशल था और 8 त्रिग्राम सरणी में यथोचित रूप से कुशल था। सेकेंडरी स्टेज प्रारंभिक ग्रेड के लिए ताइक्सु टोकन में अधिकांश बाउंटी और यहां तक कि फॉर्मेशन से संबंधित कार्यों से ऊपर कुछ प्राथमिक चरण, मोह हुआ आसानी से भी निपटने में सक्षम था। लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। इनाम देने वाले किसानों ने उसे नहीं चुना, क्योंकि फॉर्मेशन से संबंधित इनाम कार्यों के लिए ताओवादी न्यायालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेशन मास्टर के ग्रेड को देखना आवश्यक होता था। मोह हुआ के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले समान रूप से द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण, द्वितीय श्रेणी मध्य चरण फॉर्मेशन मास्टर्स थे। ये फॉर्मेशन मास्टर्स कई टर्मों से सीनियर थे, जबकि मोह हुआ ने केवल प्रथम श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर मूल्यांकन पास किया था, इसलिए उसे प्रथम श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर की उपाधि मिली हुई थी और अन्य लोगों ने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाए। लेबल किया था, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उनकी प्रतिभा को चमकने का कोई स्थान नहीं मिला। मोह हुआ ने असहाय होकर आह भरी। वह केवल पीछे मुड़ सकता था और प्रथम श्रेणी के गठन विधियों के लिए कुछ छोटे आदेश ले सकता था। ये सभी छोटे छोटे ऑर्डर प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन विधियों के लिए थे, जिन पर मूलतः किसी का दावा नहीं था, क्योंकि इनमें दिए जाने वाले मेरिट पॉइंट इतने कम थे कि द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर के लिए इनसे परेशान होना संभव नहीं था। प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स, जो ज्यादातर नए शिष्य थे, को अभी तक ताइक्सु टोकन विशेषाधिकारों तक पहुंच नहीं मिली थी। इसलिए इस प्रकार के आदेश केवल बहुत कम उभरते द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा लिए जाते थे, जो उन्हें अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए स्वीकार करते थे। ताओवादी न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी निर्माण मास्टर की उपाधि उस समय महत्वपूर्ण भार रखती थी जब मोह हुआ ने प्रथम श्रेणी निर्माण विधियों के लिए पुरस्कार का दावा किया था। वह पीछे नहीं हटा, उसकी दिव्य इंद्री ने तेजी से स्कैन किया और जहां भी उसे इनाम में प्रथम श्रेणी की संरचना विधि दिखाई दी, उसने उस पर क्लिक किया और अपना शानदार नाम पीछे छोड़ दिया। मोह हुआ। थोड़ी देर बाद ताइक्सु टोकन थोड़ा सा हिलने लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कोई अधिसूचना है। मोह हुआ ने अपनी दिव्य बुद्धि से जांच की और निश्चित रूप से कुछ पुरस्कार स्वीकार कर लिए गए थे, जबकि कुछ अदूरदर्शी लोगों ने अभी भी उसे अस्वीकार कर दिया था। मोह हुआ ने गुस्से से कहा, आज आप मुझे खारिज कर देंगे, कल आप मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि समतल भूमि पर गिरा हुआ बाग न होता तो प्रथम श्रेणी के इन्फॉर्मेशन असाइनमेंट को कौन लेता? फिर मोह हुआ ने बाउंटी स्क्रॉल को फिर से स्कैन किया, कुछ और प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन पुरस्कारों के लिए आवेदन किया, थोड़ा इंतजार किया और कुछ पर सहमति हुई, कुछ को अस्वीकार कर दिया गया। मोह हुआ ने बताया कि कुल मिलाकर उसके पास 6 प्रथम श्रेणी फॉर्मेशन बाउंटी थे। वह और अधिक कार्य करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अब अपनी दिव्य इंद्रियों से शब्दों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। थोड़ा विचार करने के बाद उसे मोटे तौर पर समझ आ गया कि ऐसा क्यों है। यह उसके लिए इनाम की सीमा तक पहुंचने का मामला था। एक शिष्य एक समय में केवल 6 कार्यभार ही ले सकता था। मोह हुआ को थोड़ा अफसोस हुआ।
लेकिन मुझे लगता है कि 6 अभी भी ठीक है। मैं पहले इन्हें खत्म करूंगा। मो हुआ ने ताइक्सू टोकन को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया और शिष्य निवास से बाहर निकलकर खड़ा हो गया तथा अपने दिमाग में अंकित ताइक्सू गेट के नक्शे का उपयोग करते हुए मेरिट पवेलियन का स्थान ढूंढ लिया। ताइक्सू का मेरिट पवेलियन मेरिट पॉइंट्स प्रणाली का प्रबंधन करता था, जो इनामों से संबंधित पोस्टिंग, स्वीकृति और पुरस्कार वितरण के लिए जिम्मेदार था। संप्रदाय के इनामों को ताइक्सू टोकन के माध्यम से स्वीकार किया जाना था, लेकिन कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं और पुरस्कार संग्रह के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मेरिट पवेलियन में जाना होगा। यही बात ड्राइंग फॉर्मेशन के लिए भी सत्य थी। मो हुआ को मेरिट पवेलियन से स्याही, कागज और बुनियादी फॉर्मेशन आरेख प्राप्त करने थे। बेशक सरल संरचनाओं या विशेष आवश्यकताओं वाली संरचनाओं के लिए दूसरों को संरचना आरेख प्रदान करने की आवश्यकता होती है। थोड़े अधिक चुनौतीपूर्ण या दुर्लभ संरचनाओं के लिए संरचना बनाने वाले व्यक्ति को स्वयं संरचना आरेख प्राप्त करने का तरीका खोजना होगा। मेरिट पवेलियन के अंदर बहुत सारे शिष्य घूम रहे थे। मो हुआ ने कुछ देर तक लाइन में इंतजार किया और जब उसकी बारी आई तो वह काउंटर के पास गया, अपना ताइक्सू टोकन दिखाया और कहा, एल्डर, मैं यहाँ फॉर्मेशन असाइनमेंट स्वीकार करने आया हूँ। मेरिट एल्डर एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद और सूखे हुए थे, लेकिन वह गोल-मटोल था। उसने मो हुआ के ताइक्सू टोकन की जांच की और हालांकि वह कुछ उलझन में दिख रहा था, फिर भी उसने 6 स्टोरेज बैग निकाले और उन्हें मो हुआ को सौंप दिया। भंडारण थैलों के अंदर इनामों के लिए आवश्यक स्याही और संरचना आरेख थे। मो हुआ ने स्टोरेज बैग लिया, मुड़ा और जाने वाला था। एक पल इंतजार करें। मेरिट एल्डर मो हुआ को देखते हुए पूछे बिना नहीं रह सके, आपकी आयु कितनी है? 15। मेरिट एल्डर ने अपनी भौहें सिकुड़ी, तो आपने अभी अभी शुरुआत की होगी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। आप असाइनमेंट स्वीकार करने के लिए ताइक्सू टोकन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मो हुआ ने ये सब एल्डर मास्टर जुन पर थोप दिया। एल्डर मास्टर जुन ने मुझे मिशन शुरू करने, मेरिट पॉइंट अर्जित करने और फॉर्मेशन मेथड सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरिट एल्डर आश्चर्यचकित रह गया। एल्डर मास्टर जून, अजीब, क्या बूढ़ा आदमी हमेशा जिद्दी नहीं था? अब वह नियमों को कैसे तोड़ रहा है? मेरिट एल्डर ने मो हुआ को फिर से देखा, 6 स्टोरेज बैग से लदी छोटी आकृति को देखा और पूछे बिना नहीं रह सके, क्या आप 6 निर्माण विधियां पूरी कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, मो हुआ ने जवाब दिया। मैं आकृतियां बनाने में बहुत तेज हूँ। जल्दी से संरचनाएं बनाना। इतना छोटा बच्चा कितना तेज हो सकता है? मेरिट एल्डर ने अपना सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा, बस अपना हाथ हिलाया। ठीक है, तो जाओ और उन्हें चित्रित करो। हालांकि अपनी क्षमता से अधिक काम न लें, कार्य पूरा न कर पाने से आपकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समझ गया बड़े, मो हुआ ने जवाब दिया। मेरिट एल्डर ने मो हुआ को बिना ज्यादा सोचे समझे जाते हुए देखा। लेकिन 2 घंटे बाद मो हुआ वापस आया और उसने 6 स्टोरेज बैग मेज पर रख दिए। बड़े, मैं समाप्त कर चुका हूँ। मेरिट एल्डर आश्चर्यचकित हो गया। खत्म। उन्होंने भंडारण थैलों को खोला और पाया कि वास्तव में उन सभी में प्रथम श्रेणी की संरचनाएं थीं, जिनमें से कुछ में निर्माण माध्यम के रूप में कागज का उपयोग किया गया था, जबकि अन्य में एरे प्लेट्स या आध्यात्मिक कलाकृति भ्रूण थे। प्रत्येक संरचना साफ सुथरी और सटीक थी, मानकों के अनुरूप थी तथा उसमें एक भी त्रुटि नहीं थी। सचमुच इतनी जल्दी खत्म हो गया? मेरिट एल्डर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन विचार करने के बाद उन्हें ये कोई असाधारण बात नहीं लगी। आखिरकार वे केवल प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन ही थे। मेरिट एल्डर ने अपनी दिव्य भावना उन पर प्रवाहित की, सिर हिलाया और कहा, वास्तव में सभी पूरे हो गए हैं। 6 प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन, कुल 19 मेरिट पॉइंट्स आपके ताइक्सू टोकन में जोड़े गए हैं। मो हुआ बहुत खुश हुआ और जब उसकी दिव्य इंद्री ताइक्सू में प्रवेश कर गई तो उसने अपने नाम के नीचे एक छोटी सी संख्या पाई, 19। इसका मतलब ये था कि उन्होंने 19 मेरिट अंक अर्जित किए थे। ठीक है, आप, मेरिट एल्डर कहने ही वाले थे, आप जा सकते हैं, लेकिन तभी मो हुआ ने तुरंत बीच में टोक दिया। बड़े, कृपया प्रतीक्षा करें। मो हुआ ने अपनी दिव्य भावना को ताइक्सू टोकन में डाल दिया और एक क्षण बाद अपना सिर उठाया और ताइक्सू टोकन को मेरिट एल्डर को वापस सौंप दिया। मैंने कुछ और स्वीकार कर लिया है। मेरिट एल्डर की पलकें झपक गईं। ये युवा लड़का मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है। इस तरह के कार्य कौन स्वीकार करता है? इतने युवा हैं, फिर भी आप इतनी सारी निर्माण विधियां अपनाते हैं। क्या आप अपनी दिव्य भावना को अधिक विस्तारित करने से डरते नहीं हैं?
मेरिट एल्डर एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन मोहुआ का मनोबल ऊंचा देखकर और थकान के लक्षण न देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और मोहुआ के हाथों में कई स्टोरेज बैग थमा दिए। मोहुआ प्रसन्नतापूर्वक चला गया। जब वह उसे जाते हुए देख रहा था, मेरिट एल्डर ने चुपचाप अपने ताइक्सू टोकन पर उसका नाम नोट कर लिया। अल्पविराम। इसके बाद के दिनों में मोहुआ ने अपना ड्राइंग प्रशिक्षण जारी रखा, लेकिन प्रथम श्रेणी की प्रशिक्षण पद्धति से बहुत कम योग्यता अंक प्राप्त होते थे, आमतौर पर केवल 3 या 4 जो बहुत धीमी गति से एकत्रित होते थे। ... और जिनको वह बदलना चाहता था, 15 पैटर्न और 16 पैटर्न संरचनाएं, प्रत्येक के लिए कई सौ योग्यता अंकों की आवश्यकता थी। सौभाग्य से मोहुआ ने उन्हें जल्दी ही खींच लिया, इसलिए उसने शुरुआत में अच्छी प्रगति की। लेकिन धीरे धीरे मेरिट पॉइंट्स जमा करने की उनकी योजना ठप पड़ने लगी। पहला, क्योंकि उसे अभी भी ताओ साधना कक्षाओं में भाग लेना पड़ता था और वह हर दिन चित्र नहीं बना सकता था। वह अधिक से अधिक 2 घंटे तक ही चित्र बना पाते थे। उसे अपनी दिव्य अनुभूति को बढ़ाने के लिए 15 पैटर्न वर्षा संरचना का अभ्यास करने की भी आवश्यकता थी, इसलिए उसके पास अधिक समय नहीं था। दूसरा कारण ये था कि ताइक्सू टोकन में प्रथम श्रेणी के निर्माण विधियों के लिए इनामों की संख्या कम हो गई थी। ताइक्सू गेट के सभी शिष्य फाउंडेशन स्थापना से ऊपर थे और प्रथम श्रेणी के गठन विधियों की मांग स्वाभाविक रूप से अधिक नहीं थी। चूंकि मोहुआ ने बहुत तेजी से चित्र बनाए, एक बार में 5 या 6 को पूरा किया और एक साथ कई को लिया, इसलिए प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन के लिए इनाम उसने जल्दी ही समाप्त कर दिए। शेष इनाम छिटपुट थे, जिनमें प्रतिदिन केवल 1 या 2 इनाम ही उपलब्ध होते थे, और मोहुआ शायद उन्हें ले भी न सके। इसे जोड़कर देखा जाए तो ये प्रतिदिन 2 या 3 मेरिट अंक थे। कछुए की तरह धीमी गति से रेंगना। 1 वर्ष के लिए बचत करना भी एक 15 पैटर्न संरचना के लिए विनिमय करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। मोहुआ ने आह भरी और भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, ये काम नहीं करेगा, ये बहुत धीमा है। मुझे कुछ अन्य कार्य करने का तरीका ढूंढना होगा और फॉर्मेशन के बदले शीघ्रता से मेरिट पॉइंट्स जमा करने होंगे। लेकिन इसे कैसे करें? मोहुआ एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया और फिर उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को ताइक्सू टोकन में डुबो दिया, कई दिनों तक बाउंटी स्क्रॉल को पलटता रहा और अंततः एक विश्वसनीय तरीका खोज निकाला। अपने निम्न क्षेत्र और उथले अनुभव के कारण वह अधिक इनाम नहीं ले सकता था, लेकिन वह इनामों के साथ मिश्रित हो सकता था। कुछ इनामों को एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। एक प्रमुख शिष्य द्वारा इसे अपने हाथ में लेने के बाद वे सहयोगात्मक रूप से मिशन को पूरा करने के लिए 3 या 4 शिष्यों की भर्ती करते थे। पूरा होने के बाद योगदान के आधार पर मेरिट अंक वितरित किए जाएंगे। इसमें कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगी। मोहुआ ने नजर घुमाकर देखा कि कुछ कठिन कार्यों में कई सौ रुपये का इनाम रखा गया था। यदि वह इसमें शामिल हो जाता तो कम से कम उसे कई दर्जन मेरिट अंक मिल सकते थे। यह उस राशि के बराबर था जो वह प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण के 1 महीने में बना लेता था। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और वह कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। ताइक्सू टोकन के बाउंटी स्क्रॉल पर भर्ती संदेश संलग्न होंगे, अर्थात कोई व्यक्ति इनाम लेता है और उसे पूरा करने के लिए अन्य लोगों को भी शामिल करना पड़ता है। मोहुआ ने आगे पीछे पलटा, उसकी दिव्य इंद्रियां खोज से सुन्न हो गईं और अंततः भर्ती संदेशों में से एक पर अपने लिए एक उपयुक्त कार्य पाया। 5वें महीने के 9वें दिन एक द्वितीय श्रेणी डाइनकांग राज्य सीमा एक पाप साधक का पीछा करती है। ये पाप साधक निर्माण विधियों में कुशल है और उन्हें स्थापित करने में निपुण है, जिससे उससे निपटना कठिन हो जाता है। सहायता के लिए हमारे साथी फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक की आवश्यकता है। द्वितीय ग्रेड प्रारंभिक चरण को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यदि किसी के पास उत्कृष्ट फॉर्मेशन कौशल और आत्म सुरक्षा क्षमता है तो प्रथम ग्रेड स्वीकार्य है। सफलता के बाद योगदान के आधार पर मेरिट अंक वितरित किए जाएंगे, जो 100 अंकों से शुरू होंगे। अल्पविराम। मोहुआ ने एक बार फिर ध्यान से देखा। आत्म सुरक्षा क्षमता प्रथम श्रेणी स्वीकार्य है। क्या यह उनका अपना वर्णन नहीं है? और शुरुआत 100 मेरिट पॉइंट से। मोहुआ बहुत खुश हुआ और उसने भर्ती नोटिस पर अपना नाम बड़े करीने से लिख दिया। मोहुआ। फिर उन्होंने एक क्षण सोचा और बाद में कहा, छिपने में सक्षम आत्म सुरक्षा क्षमता है। फॉर्मेशन विधियों में बहुत कुशल। अंततः अगरबत्ती जलने में जितना समय लगा, उसके बाद ताइक्सू टोकन थोड़ा सा कंपन करने लगा। मोहुआ का आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। 100 योग्यता अंक। मोहुआ बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने इनाम के कार्य के लिए तैयारी शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य था, मैं परीक्षा पास कर सकता हूं।
उसने कुछ आत्मिक पत्थर, कुछ आध्यात्मिक स्याही और अपना छिपा हुआ छोटा लबादा पैक किया। यद्यपि 1000 जून स्टिक अब ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन यह उसके पास काफी समय से थी, इसलिए उसने इसे लाने का निर्णय लिया। इसके अलावा दयानकांग राज्य सीमा के भीतर दयानकांग पर्वत भी मौजूद था। वह नहीं जानता था कि पहाड़ों में कोई जहरीली गैसें या मियाज्मा होगा या नहीं, इसलिए उसने मियाज्मा विकर्षक गोलियां और विष विकर्षक गोलियां द्वितीय श्रेणी वाली लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ अन्य सामान भी तैयार कर लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। विचार करने का अंतिम मुद्दा अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए कुछ उपाय तैयार करना था। मो हुआ ने चुपचाप सोचा। मध्य स्तर आधार स्थापना साधना के लिए एक कार्य पाप साधक का पीछा करना था ताकि पाप साधक भी मध्य स्तर आधार स्थापना साधना में हो। चूंकि उसकी साधना मोहुआ से अधिक थी, इसलिए फायरबॉल तकनीक की शक्ति संभवतः बहुत कम हो गई होगी। जहां तक गठन का प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी का पृथ्वी अग्नि गठन 13 पट्टियां था, जो द्वितीय श्रेणी का प्रारंभिक चरण गठन था, जिसके बारे में उनका अनुमान था कि यह मध्य आधार स्थापना साधक को मारने में भी कम प्रभावी होगा। मेरे आक्रामक साधन अभी भी बहुत कमजोर हैं, मो हुआ ने आह भरी। हालांकि वह अभी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में ही थे। उनके लिए ये सामान्य बात थी कि वे मध्य स्तर के फाउंडेशन प्रतिष्ठान में किसी साधक को हरा नहीं सकते थे। इसके अलावा इस इनाम के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर की आवश्यकता थी जो फॉर्मेशन में निपुण हो। जाहिर है, उसे खुद को मारने की जरूरत नहीं थी। अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए वह बस प्रवाह के साथ जा सकता था। लेकिन थोड़ी और तैयारी करने से कोई नुकसान नहीं होगा। यदि उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हो तो यह सर्वोत्तम होगा कि वह उसकी सहायता भी कर सके। अब शुरुआती पीरियड का तीसरा दिन है, 9वें तक 6 दिन बाकी हैं। मो हुआ ने सोचा, नया मंत्र सीखने के लिए 6 दिन का समय मेरे लिए काफी होगा। इस मंत्र का आक्रामक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है। फायरबॉल तकनीक के अलावा अन्य शक्तिशाली मंत्र सीखना शायद बहुत कठिन होगा, और अगर मैं उन्हें सीखने में कामयाब भी हो जाऊं, तो उनकी शक्ति बहुत कम होगी। तो मुझे एक नियंत्रण सीखना चाहिए, एक नियंत्रण मंत्र। मो हुआ की आंखें चमक उठी। दूसरे दर्जे की जल कारागार तकनीक। जल कारावास तकनीक वास्तव में काफी उपयोगी थी, विशेष रूप से दुश्मनों को फंसाने, उनके हमलों को बाधित करने तथा उत्कृष्ट गतिशीलता तकनीकों के साथ साधकों का मुकाबला करने के लिए, जो आमतौर पर हर बार प्रभावी होती हैं। लेकिन इससे पहले उसके पास केवल प्राथमिक चरण जल कारागार तकनीक के लिए एक गुप्त मैनुअल था, जिसका उपयोग आमतौर पर क्यूई शोधन क्षेत्र के दौरान किया जाता था। फाउंडेशन स्थापना में पदोन्नति के बाद इस मंत्र की प्रभावशीलता काफी कम हो गई थी, और इसलिए उन्होंने इसका उपयोग कम बार किया, और वह उच्च श्रेणी के मंत्र के लिए गुप्त मैनुअल नहीं ढूंढ सका। यह एक कमजोर विरासत वाले एक ढीले किसान की दुर्दशा थी। मो हुआ के पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन अब ताइक्सू गेट में शामिल होने के बाद चीजें अलग थीं। ताइक्सू गेट की एक दीर्घकालिक विरासत और गहन आधार है, जिसमें सभी स्थानों से अनेक ताओवादी कौशल एकत्रित किए गए हैं। मेरिट स्प्रॉल में द्वितीय श्रेणी की जल जेल तकनीक होनी चाहिए। मो हुआ को उत्साह का एक संकेत महसूस हुआ, क्योंकि उसने तुरंत अपनी दिव्य भावना को ताइक्सू टोकन में डुबो दिया और मेरिट स्प्रॉल के माध्यम से खोजबीन की। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में ही उसे जल कारावास तकनीक का मंत्र मिल गया। इसके अलावा यह एक पूर्ण सेट था, प्राथमिक चरण से चौथे क्रम तक जल जेल ताओवादी कौशल का एक पूर्ण गुप्त मैनुअल। नीचे कुछ टिप्पणियां भी थीं। जल कारावास तकनीक एक दुर्लभ मंत्र। एक समय जल कारागार संप्रदाय की यह अंतिम तकनीक थी, जिसे कभी भी बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं किया गया। ताओवादी कैलेंडर के 19,080वें वर्ष में संपूर्ण जल कारागार संप्रदाय को राक्षसी घोषित कर दिया गया तथा ताओवादी न्यायालय द्वारा उसका दमन कर दिया गया। इसके विनाश के बाद जल कारागार तकनीक दुनिया भर में फैल गई, हालांकि मंत्र के कई हिस्से गायब थे। ताओवादी कैलेंडर के 19,900वें वर्ष में ट्रू मैनली ने इस तकनीक को खंडों में संकलित किया, जिसे ताइक्सू गेट में शामिल किया गया है। अंत में एक और टिप्पणी थी। जल कारावास तकनीक की एक विशिष्ट उपयोगिता है, इसे सीखना आसान है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना कठिन है, इसलिए सावधानी से चुनें। मो हुआ इसे पढ़कर कुछ आश्चर्यचकित हुआ। इस जल कारावास तकनीक के पीछे वास्तव में कुछ इतिहास था। जल कारागार संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय था? पूरा संप्रदाय शैतानीकरण की ओर क्यों मुड़ गया? और यह सच्चा आदमी ही कौन था?
मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा लेकिन ज्यादा परवाह नहीं की। साधना जगत इतना विशाल था जिसमें अनेक संप्रदाय और मूल साधक थे, उनके पास प्रत्येक पर गौर करने का समय ही नहीं था। यह अच्छी बात थी कि उसे कुछ सीखने को मिला। मो हुआ ने मेरिट स्क्रॉल पर नजर डाली और पाया कि प्राथमिक चरण से लेकर चौथे क्रम तक जल कारावास तकनीक के पूरे सेट की लागत 10,000 से अधिक मेरिट पॉइंट्स है। मो हुआ हौंफने लगा। अधिक महंगा, यहां तक कि खुद को बेचने से भी लागत पूरी नहीं होगी। मो हुआ ने फिर ध्यान से देखा और महसूस किया कि मंत्र अलग से खरीदा जा सकता है। प्राथमिक स्तर से द्वितीय श्रेणी तक की पढ़ाई के लिए केवल 260 मेरिट अंक लगते हैं। उच्च श्रेणी के जूते महंगे थे, तीसरे दर्जे के जूते 2000 से अधिक महंगे थे, जबकि चौथे दर्जे के जूते 8000 से अधिक महंगे थे। मो हुआ ने राहत की सांस ली, सौभाग्य से मुझे केवल द्वितीय श्रेणी खरीदने की जरूरत है। लेकिन आगे सोचने पर पता चला कि दूसरे ग्रेड के लिए 260 मेरिट पॉइंट भी सस्ते नहीं थे। वर्तमान में उनके पास कुल मिलाकर लगभग 270 से 80 मेरिट अंक ही थे। यह उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था जिसमें उन्होंने इतने सारे इनाम स्वीकार किए, लगभग 100 फॉर्मेशन पैटर्न बनाए और इतने लंबे समय तक बचत की। मो हुआ दुविधा में था, उसने मानसिक रूप से काफी देर तक अपने विकल्पों पर विचार किया और अंततः एक दर्दनाक निर्णय लिया। योग्यता अंक का उपयोग किया जाना था। यदि उन्हें खर्च ही न किया जाए तो उन्हें कमाने का क्या मतलब है। ये केवल एक या दो सोलर पैटर्न संरचनाओं की लागत थी। यदि वह इस जल कारावास तकनीक में पूरी तरह से निपुण हो जाए तो इससे उसे पूरे फाउंडेशन स्थापना चरण में लाभ होगा। मैं इसे खरीदूंगा। मो हुआ ने दांत पीस लिए। फिर उसके हाथ के एक झटके से कड़ी मेहनत से अर्जित मेरिट अंक एक पल में गायब हो गए। मो हुआ को दर्द के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन एक नया मंत्र सीखने के विचार से कुछ बेहतर महसूस हुआ। बिना देरी किए मो हुआ तुरंत अपनी नई खरीदी गई द्वितीय श्रेणी की जलजेल तकनीक का आदान प्रदान करने के लिए मेरिट पवेलियन गए। मो हुआ की सेवा करने वाला मेरिट एल्डर पहले जैसा ही था। उन्होंने जल कारावास तकनीक की गुप्त नियमावली पर नजर डाली और आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपने नहीं कहा था कि आप फॉर्मेशन सीखने के लिए मेरिट पॉइंट बचाना चाहते हैं? इतने लंबे समय तक बचत करने के बाद आपने उन्हें एक मंत्र पुस्तिका के लिए कैसे बदल दिया? और इस अजीबोगरीब जल कारावास तकनीक के लिए? मो हुआ ने कहा, अपनी कुल्हाड़ी तेज करने से लकड़ी काटने में देरी नहीं होगी। यदि मैं मंत्र सीख लूं तो मैं मिशनों में बेहतर ढंग से शामिल हो सकता हूं और अधिक मेरिट अंक अर्जित कर सकता हूं। फिर मैं उन्हें और अधिक संरचनाओं के लिए बदल सकता हूं। बैकवोट कार्यों को मिलाना। मेरिट एल्डर को आश्चर्य हुआ। मो हुआ ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा, मैंने गलत कहा, मेरा मतलब था कार्य लेना। मेरिट एल्डर ने कुछ हद तक घबराहट में अपना सिर हिलाया। ये बच्चा कैसी अजीब हरकतें कर रहा है। ऐसे मुश्किल मंत्र सीखना। वह वास्तव में क्या करना चाहता है? लेकिन चूंकि मो हुआ आदान प्रदान करना चाहता था इसलिए बुजुर्ग ज्यादा कुछ नहीं कह सका। आखिरकार ये ताइक्सु गेट की परंपराओं के अनुरूप था। जब तक किसी के पास योग्यता अंक थे वह उन्हें अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज के लिए बदल सकता था, बड़ा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। मेरिट एल्डर ने द्वितीय श्रेणी की जल कारागार तकनीक की गुप्त पुस्तिका मो हुआ को सौंप दी। मो हुआ गुप्त मैनुअल प्राप्त करके मुस्कुराते हुए भाग गया तथा मेरिट एल्डर को गहन विचार में छोड़ दिया। अल्पविराम। मो हुआ शिष्य के निवास पर वापस लौट आया, जल कारागार तकनीक गुप्त मैनुअल खोलने के लिए उत्सुक। ये गुप्त मैनुअल दूसरे दर्जे का था, लेकिन चूंकि ताइक्सु गेट के सभी शिष्यों ने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, इसलिए द्वितीय श्रेणी की गुप्त पुस्तिका भी बोनस के रूप में प्रथम श्रेणी के मंत्र के साथ आई थी। एक खरीदे एक मुफ्त पाएं। मो हुआ ने सिर हिलाया, उसे लगा कि उसने कोई बुरा सौदा नहीं किया है। अधिक जानकारी प्राप्त करने की आशा में मो हुआ ने प्रथम श्रेणी की जल कारावास तकनीक की शुरू से अंत तक समीक्षा की और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह प्रथम श्रेणी की जल कारावास तकनीक उस गुप्त मैनुअल से काफी भिन्न थी जो उसने प्राप्त किया था। मंत्र अधिक पूर्ण थे, महत्वपूर्ण बिंदु अधिक जटिल थे तथा मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति का संचार अधिक कठिन था। अपने मेरिट स्क्रॉल पर जल कारावास तकनीक की उत्पत्ति को याद करते हुए मो हुआ को एक एहसास हुआ। उनकी पिछली प्रथम श्रेणी जल कारागार तकनीक गुप्त मैनुअल बिग ब्लैक माउंटेन के एक पाप साधक से प्राप्त हुई थी, जो जल कारागार संप्रदाय के विनाश के बाद खोई हुई और अपूर्ण विरासत थी। हालांकि ताइक्सु गेट का संस्करण ट्रू मैन ये द्वारा संपादित किया गया था और यह जल जेल तकनीक की पूर्ण प्रामाणिक विरासत थी।
ये सच्चा आदमी ही वास्तव में एक अच्छा इंसान है। मो हुआ ने ट्रू मैन को अच्छे व्यक्ति का लेबल दिया। इसके बाद मो हुआ ने अपनी प्रथम श्रेणी की जल कारावास तकनीक को संशोधित करना और उसमें सुधार करना शुरू कर दिया तथा किसी भी कमी को ढूंढकर उसे दूर करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ प्रामाणिक द्वितीय श्रेणी की जल कारावास तकनीक का अध्ययन और अभ्यास भी किया। प्रामाणिक जल कारागार तकनीक में पानी का उपयोग करके आकृतियां बनाने तथा जमीन पर कारागार बनाने पर जोर दिया गया। मो हुआ की पिछली जल जेल तकनीक केवल बांध सकती थी, लेकिन प्रामाणिक जल कारावास तकनीक बेड़ियों के समान थी। यहां तक कि जलगुण आध्यात्मिक शक्ति भी शिरोबिंदुओं को नष्ट कर सकती है, जिससे दर्द हो सकता है। इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इससे व्यक्ति को घुटन का एहसास हो सकता था, मानो कोई सचमुच जल कारागार में हो। चाहे वह कारावास हो या घुटन, मंत्र का प्रभाव पिछले संस्करण से कहीं बेहतर था। क्योंकि मो हुआ प्रथम श्रेणी की जल कारावास तकनीक में अत्यंत कुशल था, इसलिए मंत्र को अनुकूलित करना और उसे उच्च श्रेणी में उन्नत करना अत्यधिक कुशल साबित हुआ। यद्यपि जल कारावास तकनीक अस्पष्ट थी और इसे विकसित करना कठिन था, मो हुआ की दिव्य अनुभूति प्रबल और तीव्र थी, इसलिए उसे सीखना उसके लिए अधिक कठिन नहीं था। 5 या 6 दिन बाद मो हुआ द्वितीय श्रेणी की जल कारावास तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सफल हो गया। उन्होंने प्रभावों का परीक्षण किया और उनसे काफी संतुष्ट थे। स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है। अपनी स्थिति की स्पष्ट समझ होना। चूंकि वह वध करने में निपुण नहीं था, इसलिए दूसरों को परेशान करने के लिए जल कारावास तकनीक जैसी कोई चीज सीखना भी अच्छा था। आखिरकार ये कार्य पूरा करने में एक योगदान था। महीने के 9वें दिन मो हुआ ने अपना सामान पैक किया और ताइक्सू पर्वत की तलहटी में कुछ टीम के साथियों से मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ताइक्सू गेट में हर 10 दिन में 2 दिन की छुट्टी होती थी। महीने के शुरुआती दिनों की छुट्टियां 9वें और 10वें दिन पड़ती थीं। इन 2 दिनों के दौरान शिष्यगण अपना समय स्वतंत्रतापूर्वक व्यवस्थित कर सकते थे, बशर्ते कि वे गलत कार्यों में संलग्न न हो। संप्रदाय उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता था। इससे पहले इन छुट्टियों पर मो हुआ अपने निवास पर अकेले रहकर फॉर्मेशन का अभ्यास करते थे। यह उनका पहली बार बाहर जाने का मौका था। ताइक्सू गेट के ताओवादी वस्त्र पहनकर मो हुआ ने संप्रदाय छोड़ दिया और तय समय और स्थान पर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी की तलहटी के पास एक प्रमुख शिलाखंड था। पहाड़ी की तलहटी में पहुंचकर मो हुआ ने देखा कि वहां पहले से ही 2 किसान मौजूद थे। दोनों महिलाएं थीं। उनमें से एक ने ताइक्सू गेट का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था, जो लंबा और सौम्य सौंदर्य वाला था। दूसरे ने सोने और गुलाब से सजे वस्त्र पहने हुए थे, जो देखने में भव्य थे, लेकिन स्पष्टतः ताइक्सू गेट से नहीं थे। दोनों ही फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन के थे और मो हुआ से कुछ अधिक उम्र के प्रतीत होते थे। मो हुआ ने उनका अभिवादन किया, नमस्कार वरिष्ठ बहनों। दोनों महिलाओं ने उसे कुछ आश्चर्य से देखा, लेकिन मो हुआ की पेंटिंग जैसी भौहें और आंखें, गोरी त्वचा और स्पष्ट नजर को देखकर और ताइक्सू गेट के उसके काले और सफेद बुने हुए ताओवादी वस्त्र को देखकर वे भी मुस्कुराई और बोली, नमस्ते कनिष्ठ भाई। लेकिन चूंकि वे सभी एक दूसरे से अपेक्षाकृत अनजान थे, इसलिए उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। मो हुआ आज्ञाकारी भाव से एक तरफ खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों वरिष्ठ बहनों ने मो हुआ को उत्सुकता भरी नजर से देखा, ये सोचकर कि वह किसी का इंतजार कर रहा है, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक और किसान आया। वह एक आदमी था जो पहाड़ी पैटर्न वाला सुनहरा लाल ताओवादी वस्त्र पहने हुए था, एक मजबूत आभा वाला, लंबा और सुंदर था। वह गर्मजोशी भरे व्यवहार के साथ सीधे मेरे पास आए और अभिवादन किया। आप दोनों छोटी बहनों को शुभ दिन। दोनों महिला साधकों ने अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, शुभ दिन वरिष्ठ भाई फैंग। उस आदमी ने इधर उधर देखा और फिर पूछा, क्या सब लोग आ गए हैं? ताओवादी वस्त्र पहने उस सौम्य महिला ने थोड़ा सा मुंह बनाया, हम यहाँ मिलने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन हमने अभी तक किसी को नहीं देखा है। निश्चित रूप से वे नियुक्ति नहीं तोड़ेंगे। एक बार जब कोई कार्य ले लिया जाता है, एक आत्मा संधि तय हो जाती है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की फॉर्मेशन में योग्यताएं कैसी हैं, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वह प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है। मैंने उसे प्रथम श्रेणी की संरचनाओं के लिए कई इनाम लेते हुए देखा है, इसलिए भले ही वह द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं नहीं कर सकता, लेकिन प्रथम श्रेणी की संरचनाओं में उसकी महारत काफी कुशल होनी चाहिए। अगर वह केवल प्रथम श्रेणी तक ही जानता है तो वह पर्याप्त नहीं होगा, सुंदर महिला बोली। उस सज्जन महिला ने आह भरी।
फॉर्मेशन मास्टर्स आमतौर पर केवल फॉर्मेशन से संबंधित कार्यों को ही लेते हैं। ये मिशन जिनमें बाहर जाकर सिन कल्टिवेटर्स का शिकार करना पड़ता है, थोड़ा जोखिम भरा होता है, आमतौर पर उनके बस की बात नहीं होती।